हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। इस सीरीज में हम देख रहे हैं मेमोरी बेस्ड पेपर बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर का। और क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, और साथ ही साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखते चल रहे हैं जो कि हमारे आने वाले एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे उनको सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। ये पार्ट 5 है। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो मैं ये सजेस्ट करूंगी आप उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट अस स्टार्ट नाउ। So here the question is, the bank extended loan of rupees 20 lakh to XYZ Limited. XYZ Limited एक कंपनी है, उसको बैंक ने 20 लाख का लोन दिया। The loan was to be repaid in 20 equal monthly installments of rupees 1 lakh each starting from January 1, 2020. So यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा है कि 20 लाख लोन लिया। 1 into 20 इंस्टॉलमेंट में 1 लाख ईच उसको रिपे करना है। ठीक है। और कब से शुरू होगा उसका रिपेमेंट? 1 जनवरी 2020 से। The company was unable to pay and the account was classified as NPA by the bank on April 1, 2020। कहता है कि लेकिन ये 1 जनवरी 2020 से उसका रिपेमेंट शुरू होना था। मतलब पहली जो उसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू थी वो 1 जनवरी 2020 को थी, लेकिन वो नहीं पे कर पाया। जनवरी में भी, फरवरी में भी, मार्च में भी नहीं कर पाया। 1 अप्रैल को, क्योंकि 3 महीने बाद आपका अगर 3 मंथ तक कोई रिपेमेंट ओवरड्यू हो जाती है तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाती है, एनपीए के कैटेगरी में चली जाती है। अब बैंक ने उसको डिक्लेयर कर दिया 1 अप्रैल 2020 को एनपीए, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। विच कैटेगरी ऑफ एनपीए विल इट बी क्लासिफाइड एज ऑन October 1, 2021? अब कहता है ये दो डेट आपको मिल गई। फर्स्ट से उसके रिपेमेंट शुरू होनी थी 1 जनवरी 2020 से। 1 अप्रैल 2020 को ये एनपीए डिक्लेयर कर दिया। और अब तीसरी डेट जो इन्होंने दी है 1 अक्टूबर 2021 को, कि इस डेट को 1 अक्टूबर 2021 को वो एनपीए की किस कैटेगरी में क्लासिफाई होगा। तो एनपीए की क्या क्या कैटेगरीज होते हैं? 3 कैटेगरीज होती हैं, आपके ऑप्शन में ही लिखा हुआ है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। ठीक है। अब डाउटफुल के फिर फर्दर 3 सब कैटेगरीज है, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 और डाउटफुल 3। तो फटाफट देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो 3 महीने तक ओवर ड्यू रह गया तो एनपीए डिक्लेयर हो गया। एनपीए जब डिक्लेयर हुआ उसके बाद विदिन 1 ईयर, 1 साल तक वो सब स्टैंडर्ड कहलाएगा। ठीक है। एनपीए जब हुआ डिक्लेयर, अब इस केस में 1/4/2020 को डिक्लेयर हुआ, तो 31 मार्च 2021 तक, 1 अप्रैल 2020 को वो एनपीए डिक्लेयर हुआ, तो 31 मार्च 2021 तक वो सब स्टैंडर्ड के कैटेगरी में आएगा। देन उसके बाद 31 मार्च 2021 के बाद वो चला जाएगा डाउटफुल में। अब डाउटफुल में जब आया तब 1 साल तक वो डाउटफुल 1 कहलाएगा। 1 से 3 साल तक, 1 to 3 years डाउटफुल 2, एंड बियॉन्ड 3 years इट विल बी डाउटफुल 3। और उसके बाद लॉस कैटेगरी में बैंक उसको तब डाल देता है जब बैंक को ये समझ में आ जाता है, वो ऐसा आइडेंटिफाई कर लेता है कि अब यहाँ से ऐसा लगता नहीं है कि कुछ भी हम रिकवरी कर पाएंगे। हालांकि वहां पे कुछ सैल्वेज वैल्यू, कुछ रिकवरी वैल्यू हो सकती है। मान लो कुछ मशीन वो ले आए, अगर कोई कंपनी है ऐसा, तो उसके कुछ कुछ सेल वैल्यू होगी, बट फिर भी उसको बैंक लॉस कैटेगरी में डाल देता है। तो हमें ये समझना है कि 3 महीने तक ओवरड्यू हो गया तो एनपीए, एनपीए की कैटेगरी में आने के बाद 1 साल तक सब स्टैंडर्ड, उसके बाद डाउटफुल, डाउटफुल में भी डाउटफुल 1 ईयर तक, 1 to 3 years डाउटफुल 2, एंड देन बियॉन्ड 3 years डाउटफुल 3। अब इसकी जिस भी कैटेगरी में लोन होता है उस हिसाब से बैंक उसकी प्रोविजनिंग करता है। ठीक है। तो जब वो डाउटफुल 1 में रहता है तो 25% प्रोविजनिंग करता है, डाउटफुल 2 में है तो 40% की प्रोविजनिंग करता है, और डाउटफुल 3 में है तो 100% की प्रोविजनिंग बैंक करके चलता है। कुछ आ गया तो ठीक है, लेकिन बैंक अपनी प्रोविजनिंग लेके चलता है। ठीक है, कि हमारा इतना पैसा यहाँ पे लॉस हो गया है। तो अब बताओ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में था कि 1 अक्टूबर 2021 को ये कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा। तो 1 अप्रैल को 2020, 1 अप्रैल 2020 को डिक्लेयर हुआ, तो
31 मार्च तक तो 2021 तक तो ये सब स्टैंडर्ड में आया, लेकिन उसके बाद तो ये डाउटफुल में चला जाएगा। लेकिन डाउटफुल में आने के बाद ये 1 ईयर अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये डाउटफुल 1 हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 2। Next question is, in the above case, what will be the amount of provision that the bank will have to create against this loan as of 10th May 2022 and the loan is fully secured? ठीक है, अब जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था ना, 21 वाले क्वेश्चन का ही रेफरेंस है। तो अगर आपको याद होगा कि डिक्लेयर कब हुआ था एनपीए, 1 अप्रैल 2020 को। सो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बड़ी डिटेल में देखा था कि सबसे पहले तो सब स्टैंडर्ड होगा एनपीए डिक्लेयर होने के 1 साल तक, विद इन 1 ईयर तक, 1/4/2020 से लेकर के इसके बाद 1 साल के पीरियड में वो सब स्टैंडर्ड रहेगा। उसके बाद 1 साल के बाद डाउटफुल में चला जाएगा, और डाउटफुल में 1 साल तक डाउटफुल 1, 1 से 3 डाउटफुल 2 एंड बियॉन्ड 3 डाउटफुल 3 एंड देन लॉस। ठीक है, अब देखो 1 अप्रैल 2020 को ये गया, एनपीए डिक्लेयर हुआ, तो 31 मार्च 2021 तक, मार्च 2021 तक ये क्या रहेगा, सब स्टैंडर्ड रहेगा, और उसके बाद चला जाएगा डाउटफुल में, है ना। 1 अप्रैल को ये चला जाएगा डाउटफुल में, और ये कहता है 2021 को, तो 31 मार्च 2022 तक ये डाउटफुल 1 में रहेगा। उसके बाद 1 से 3 साल तक वो रहेगा डाउटफुल 2 में। तो ये उसके बाद हो गया ना, ये मार्च की बात हो रही है और यहाँ पे मई है, दैट मीन्स ये डाउटफुल 2 में चला जाएगा। जैसे ये डाउटफुल 2 में चला गया, कितने की प्रोविजनिंग होगी, 40% की, और लोन कितने का था, 20 लाख का। 20 लाख का 40% अगर हम प्रोविजनिंग लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 लाख। सो आंसर वुड बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the cost of machinery is rupees 5 lakh, the life of a machinery is expected to be 5 years. The rate of depreciation is 10%. What will be the difference between the amount of depreciation in straight line method and written down value method in first year? ठीक है, यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ पॉइंट मिस कर दिया, अगर आपने ये मिस कर दिया इन द फर्स्ट ईयर, तब भी आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। अब हम सभी को पता है कि कोई भी मशीनरी है, तो जैसे ही हम उसे खरीद के लाते हैं और यूज करना शुरू करते हैं, तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। इसके लिए कंपनीज क्या करते हैं, डिप्रिशिएशन अमाउंट लेते हैं, हर बार डिप्रिशिएटेड वैल्यू। अब अगले साल की बैलेंस शीट में मशीनरी का जो कॉस्ट होगा वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं होगा, डिप्रिशिएटेड कॉस्ट होगा। तो अब डिप्रिशिएशन के लिए 2-3 मेथड्स का यूज किया जाता है, जिसमें से ये जो प्रश्न है इसमें एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डब्ल्यूडीवी रिटन डाउन वैल्यू मेथड की बात हो रही है। दोनों में बेसिक फर्क यही है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में एवरी ईयर सेम अमाउंट होता है डिप्रिशिएशन का, ठीक है। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होगा कि मान लो ये ओरिजिनल अमाउंट है और अब माइनस डिप्रिशिएशन होकर के डिप्रिशिएटेड अमाउंट हो गया, तो अब नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, डिप्रिशिएशन अमाउंट पे वो परसेंटेज लगेगा, है ना। डिप्रिशिएशन वैल्यू, मान लो डिप्रिशिएशन यहाँ पे 10% बता रहा है, तो डिप्रिशिएशन परसेंट 10% है, तो एसएलएम में जो ओरिजिनल अमाउंट था उसी पे वो परसेंटेज माइनस होगा डिप्रिशिएशन के रूप में। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू में हमेशा जो डिप्रिशिएटेड अमाउंट होगा उस पे वो डिप्रिशिएशन माइनस होगा। इस केस में क्या है कि आपका अमाउंट 5 लाख का है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, और 5 साल की एक्सपेक्टेड लाइफ है, और 10% इसकी डिप्रिशिएशन रेट है, और कहता है पहले ही साल में पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड में जो इसका फॉर्मूला हो जाता है वो होता है कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, वो है 5 लाख, और एक्सपेक्टेड लाइफ तो 5 इयर्स। सो यहाँ पे एसएलएम में पहले साल में इसकी वैल्यू हो जाएगी, डिप्रिशिएशन अमाउंट हो जाएगा ₹1 लाख, ठीक है। रिटन डाउन वैल्यू में इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मशीनरी, सो कॉस्ट ऑफ मशीनरी अगेन 5 लाख, और जो भी रेट ऑफ डिप्रिशिएशन है, सो रेट ऑफ डिप्रिशिएशन यहाँ पे कितना है, 10%, सो 10%, सो 5 लाख का 10% कितना हो गया, ये हो गया, परसेंटेज कट गया तो ये हो गया 50,000। सो डब्ल्यूडीवी में इसका 50,000 डिप्रिशिएशन अमाउंट आया, एसएलएम में इसका 1 लाख आया, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया, 50,000। आपका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड रिपोर्टेड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, EBIT,
एज 1.2 लाख। ठीक है, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है और उसका जो ईबीआईटी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इज कितना, 1.2 लाख। हाफ ऑफ दिस इज पेड इन इंटरेस्ट, तो कितना इंटरेस्ट कितना हो गया, 60,000, आधा। इफ द कंपनी हैज रिपेमेंट ऑब्लिगेशंस ऑफ 40,000 दिस ईयर, अगर उसको इस साल 40,000 रुपए और पे करना है तो डीएससीआर क्या होगा। अब डीएससीआर क्या होता है, डीएससीआर इज योर, इट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। और ये क्या मेजर करता है, जो डिफरेंट रेशियोज होते हैं वो हमें इंडिकेट करते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं। तो जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो है वो किसी कंपनी के बारे में हमें ये बताता है, कंपनी को इस तरह से मेजर करता है कि उस कंपनी का कैश फ्लो इतना है कि नहीं, जितने में कि उसके जो डेट ऑब्लिगेशंस है, जो उसके बकाए हैं, उसको वो कवर कर पाएगा। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो इससे हमें डेट सर्विस कवरेज रेशियो से ये पता चलता है कि किसी कंपनी के पास इतनी इनकम है कि नहीं, इतना उसका कैश फ्लो है कि नहीं, जितने में कि वो अपने बकाए चुकता कर सके, है ना, जिस जो भी उसके डेट्स हैं। तो अब यहाँ पे ये पूछता है, डीएससीआर निकालने को कह रहा है आपको। तो डीएससीआर का जो फॉर्मूला होता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस रिपेमेंट ऑब्लिगेशंस। इंटरेस्ट भी तो उसको पे ही करना है ना, प्लस उसके और सारे जो रिपेमेंट डेट ऑब्लिगेशंस है वो। तो अब फटाफट देखो, अगर ये पता है और आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है, बहुत ही आसान है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबीआईटी, अर्निंग, जो भी अर्निंग है कंपनी की बिफोर आईटी, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स के पहले के सारे खर्चे उसके माइनस किए जा चुके हैं, इसलिए ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट और टैक्स भी माइनस हो जाएगा, तब निकलेगा नेट प्रॉफिट। तो वो कहता है कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका है 1,20,000, और इंटरेस्ट कहता है उसका हाफ है, मतलब 60,000 है। और कहता है कि जो रिपेमेंट ऑब्लिगेशन है वो है 40,000, 40,000। तो ये हो गया 1.2 लाख अपॉन 1 लाख। सो आंसर कितना हो जाएगा, 1.2 टाइम्स। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, which of the following is the correct full form of CRILC? Central Repository of Information on Large Credits, Central Repository of Institutional Loans and Credits, Central Repository of Infrastructure Loans to Corporates, Central Reporting of Institutional and Large Credits, सेंट्रल रिपोर्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स टू कॉर्पोरेट्स। अब थोड़ा भी आपने CRILC के बारे में पढ़ रखा है तो आप बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। क्रेडिट रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स। सो यहाँ पे जितने भी बैंक्स हैं वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन अपने उनके जो बोरोअर होते हैं उनसे रिलेटेड, ऑल दोज बोरोअर्स हैविंग एग्रीगेट फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर ऑफ ₹5 करोड़ एंड अबव, कहता है ना यहाँ लार्ज क्रेडिट्स। सो फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड दोनों का जो एग्रीगेट एक्सपोजर अगर 5 करोड़ से ज्यादा होगा, उन सभी बोरोअर का इंफॉर्मेशन सबमिट करेगा बैंक CRILC को, ताकि एक्चुअली ये CRILC इज सेटअप बाय RBI to collect, store and disseminate credit data to lenders. So here answer is 1. आई होप कि इन वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट समझने में मदद मिल रही होगी और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो रहा होगा। बट फिर भी अगर आप अपनी प्रिपरेशन में गाइडेंस चाहते हैं तो यू कैन एनरोल फॉर iExamB courses. So you can use the code BOI60 and get 60% off on these courses, for this course on Bank of India Credit Officer. On your screen you can see the schedule for professional knowledge classes. So आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने कोर्स को कवर किया है। दिस इज ओनली फॉर प्रोफेशनल नॉलेज। बिसाइड्स दिस इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की क्लासेस भी आपकी इसमें होती हैं। इसके अलावा लाइव सेशंस के अलावा यू गेट शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो लेसन्स, study notes, practice tests, lot of questions to practice, because in these kinds of exam practice is the key. क्योंकि वहां पे आप करते हो फिर कुछ गलतियां होती है फिर उनसे सीखते हो, इस तरह से आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव होता चला जाता है। लाइव सेशंस एज वी डिस्कस्ड एंड देन इंटरव्यू गाइडेंस। फैकल्टी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ आवर फैकल्टी आर एक्स बैंकर्स एंड और वेरी एक्सपीरियंस्ड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। सो यू कैन सी Shikha ma'am, she is from State Bank of India, and then Prachi ma'am, ex-manager care rating,
Then Neha Arora ma'am, MBA Finance. This is me. I'm ex-manager SIDBI. Manali ma'am, 7+ years teaching experience. Mr. Sushil Ragde, ex-manager RBI, and then Amit Padi sir, he is a GA expert and he is having 5+ years experience. So अनडाउटेडली बहुत ही अच्छा गाइडेंस आपको मिलता है, क्योंकि ये जो आपका पूरा का पूरा कोर्स है, ये इन एक्सपर्ट्स ने उसको क्यूरेट किया है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। एंड दैट इज वाई वी ऑलवेज से दैट विथ आई एग्जाम भी प्रिपेयर 50% फास्टर, क्योंकि जब आपको रेडली अवेलेबल होती हैं ये चीज़ें एक सिस्टमेटिक मैनर में टू द पॉइंट, जो रेलेवेंट है वही, तब आपकी तैयारी डेफिनेटली फास्टर होती है। सो आई होप इट हेल्प्स। Thank you, friends. Thanks for watching.